So, good evening, friends. Manoj sir, we are live now. So, good evening, friends. I hope you all are doing well. जो हमारा टैक्स ऑडिट का सेशन था उसमें कुछ क्लॉजेस जो हमारे कंप्लीट नहीं हो पाए थे वो आज हम इस सेशन में इस वेबिनार में कंप्लीट करेंगे. तो ओवर टू यू टैक्स ऑडिट मनोज का सर. सेशन था उसमें कुछ क्लॉजेस जो हमारी कंप्लीट नहीं ओवर टू यू मनोज सर. Thank you, ma'am, and good evening to all. Hope all of you are doing well and you are enjoying this tax audit course. Today we will discuss the remaining clauses of Form 3CD. Earlier we have discussed up to the clause number 21 and rest of the classes we are planning to discuss today. तो जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क कीजिएगा ताकि हमें पता लग सके कितने लोग जुड़ गए हैं. प्लीज बी फास्ट. सर मुझे ना आपकी जो इंटरनेट है उसमें शायद कुछ इशू आ रहा है. बहुत अटक अटक के आवाज आ रही है. कट के आ रही है आवाज. हाँ जी. अब ठीक है मैम. अभी बेटर है. मैम कुछ लोग जुड़ गए. शुरू करें. Yes sir, I think we should start. ओके. मैं स्क्रीन शेयर करता हूं. If my screen is visible, please write in the chat box. Yes sir, it is visible. Okay. Yes, sir, it is visible. Okay, ma'am. Thank you. So today we will start our discussion from clause number D of point number 21, that is disallowance or deemed income under section 40A सब क्लोज 3. तो आपको मालूम है 40A3 में कैश पेमेंट वाला डिसअलाउंस होता है और कैश पेमेंट वाले डिसअलाउंस की डिटेल आपने यह देनी है. क्या डिटेल मांग रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट एंड एविडेंसेस whether the expenditure covered under section 40A sub clause 3 read with rule 6DD were made by account pay check drawn on a bank or account pay bank draft. If not, please furnish the detail. ये वो वाली क्लॉज है जिसमें हम 3CB के अंदर पॉइंट नंबर 5 में पैराग्राफ नंबर 5 में डिस्क्लेमर देते हैं. क्या डिस्क्लेमर देते हैं? डिस्क्लेमर हमारा हमेशा ये होता है, इन एब्सेंस ऑफ सफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू अस and in absence of documentary evidence available to us, we are unable to comment that whether any payment otherwise than account by check or account by bank draft are made which is covered under section 40 capital A sub clause 3 read with rule 6DD. जनरली ये डिस्क्लोजर देते हैं, लेकिन जहाँ पर ये इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, इंस्टेंट कैश में पेमेंट है, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि ये सीरियल नंबर है, ये डेट ऑफ पेमेंट है, ये नेचर ऑफ पेमेंट है, ये अमाउंट है, और यहाँ पर आपने बताना है नेम एंड परमानेंट अकाउंट नंबर और आधार नंबर ऑफ द पे इफ अवेलेबल. तो यहाँ पर ये डिटेल भी देनी, यानी जितनी पार्टीज को भी पेमेंट हुई है अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक और बैंक ड्राफ्ट इन एक्सेस ऑफ ₹10,000 इन अ डे, यू हैव टू डिस्क्लोज इट हियर. तो होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू. अगला पॉइंट है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट and other relevant document and evidences whether the payment referred to in section 40 capital A clause 3 read with rule 6D were made by an account pay check or account pay bank draft. If not, please furnish the detail deemed to be the profit and gains of business or profession. यहाँ पर deemed वाला है, यहाँ पे actual वाला है, और यहाँ पे deemed की बात हो रही है 40, जहां पर आगे आपने पेमेंट कर दी, कोई ट्रांजैक्शन पहले हुई है और बाद में कर दिया, तो वो डीम टू बी प्रॉफिट माना जाता है. यहाँ पर सीरियल नंबर, डेट ऑफ पेमेंट,
नेचर ऑफ पेमेंट, अमाउंट, यानी 40A3 वाले 2 पॉइंट में ऊपर जो डीम टू बी प्रॉफिट नहीं है और नीचे दूसरे। ई पॉइंट में पूछता है, क्लोज नंबर 21 ही चल रही है, हब क्लोज ई कहती है प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी नॉट अलाउएबल अंडर सेक्शन 40 कैपिटल ए हब क्लोज 7, तो उसका डिस्क्लोजर यहाँ पर आना है। फिर अगला पॉइंट आपसे कहता है ए सम पेड बाय एन एसएससी एज एन एम्प्लॉयर नॉट अलाउएबल अंडर सेक्शन 40 ए कैपिटल 9, कोई भी ऐसा सम जो एम्प्लॉयर ने एक एसएससी ने बीइंग ए एम्प्लॉयर पे किया है जो 40A9 में अलाउएबल नहीं है, तो यहाँ है कोई पर्टिकुलर्स ऑफ एनी लायबिलिटी ऑफ कॉन्टीजेंट नेचर है तो उसका डिस्क्लोजर यहाँ पर एनी लायबिलिटी ऑफ कॉन्टीजेंट नेचर। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, क्लोज 21 ऑफ फॉर्म 3CD, क्लोज 21 ऑफ फॉर्म नंबर 3CD एक एलोबरेटिव क्लॉज है और इट इज द लेंथिएस्ट क्लॉज, इट इज द लेंथिएस्ट क्लॉज ऑफ फॉर्म नंबर 3CD। तो आपने देखा कितने सारे पॉइंट पहले TDS के रिगार्डिंग थे, फिर इन्होंने 40A3 के बारे में बात की, फिर काफ़ी सारे और डिसअलाउंसेस की बात की, फिर ग्रेजुटी की बात की, फिर एसएससी एज एन एम्प्लॉयर नॉट अलाउएबल अंडर सेक्शन 40 कैपिटल A9 की बात की, पर्टिकुलर ऑफ एनी लायबिलिटी ऑफ कॉन्टीजेंट नेचर उसकी बात की। तो किसी तरह के भी डिसअलाउंसेस इन सेक्शंस में बनते हैं तो आपने क्लोज नंबर 3CD की 21 क्लोज को देख लेना है। 21 हब क्लोज एच क्या कहता है, अमाउंट ऑफ डिडक्शन इन एडमिसिबल इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 14A। 14A क्या कहता है कि कोई इनकम अगर एग्जेम्प्ट इनकम है तो उसमें से किसी ऐसी इनकम का खर्चा आप अलाउ नहीं कर सकते जो चार्जेबल टू टैक्स है। अमाउंट ऑफ डिडक्शन इन एडमिसिबल इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 14 in respect of expenditure incurred in relation to income which does not form part of total income, in respect of expenditure incurred in relation to income which does not part of total income, तो वो यहाँ पर आएगा। और आगे करना है अमाउंट इन एडमिसेबल अंडर प्रोविजन टू सेक्शन 36 हब सेक्शन 1 क्लोज 3, अमाउंट इन एडमिसेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 36 हब सेक्शन 1 क्लोज 3, तो यहाँ पर ये मेंशन करना है। उसके बाद सर ये सारा यहाँ पर पॉइंट आई के साथ, यानी पॉइंट नंबर 21 की काफ़ी सारी सब क्लोसेस हैं, A, B, C, D, E, F, G, H, I, यानी 9 सब क्लोसेस आर देयर। 21 के अंदर 9 सब क्लोसेस हैं जिसमें क्या क्या रिपोर्टिंग होनी है मैंने एक ब्रीफ आइडिया आपको दिया। थोड़ा सा मेरे पास समय की कमी है क्योंकि सारे क्लोसेस को आज मेरे को फिनिश करना है, तो वहाँ पर हम क्लोज नंबर 22 पे बढ़ रहे हैं। क्लोज नंबर 22 को बढ़ रहे हैं, ये कहती है सर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एडमिसेबल, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन एडमिसेबल अंडर सेक्शन 23 ऑफ MSME डेवलपमेंट एक्ट 206। ये क्या कह रहा है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन एडमिसेबल अंडर सेक्शन 23 ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 206। ये पॉइंट कब अट्रैक्ट होना है, जल्दी से बताइएगा। क्लोज नंबर 22 कब अट्रैक्ट होगा और इस पॉइंट में कब रिपोर्टिंग करनी है, जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि कब 22 पॉइंट अट्रैक्ट होगा हमारे ऊपर। बी फास्ट। ये क्लोज हमारे ऊपर तब एप्लीकेबल होगी जब हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई इंटरेस्ट प्रोवाइड किया है जो इस अकाउंट पे है कि हमने किसी MSME एक्ट में कवर्ड क्रेडिटर को लेट पेमेंट की है। बिकॉज ऑफ लेट पेमेंट वी आर चार्जिंग सर्टेन इंटरेस्ट टू द डेबिट ऑफ PL। तो PL में अगर कुछ डेबिट हुआ है इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो पॉइंट नंबर 22 में आएगा। कौन से इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट नहीं जो हो गया, ऐसा इंटरेस्ट जो सेक्शन 23 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट नहीं MSME एक्ट के अंतर्गत दिया गया है और इस वजह से ये लेट पेमेंट का ब्याज है। तो ये लेट पेमेंट वाला जो ब्याज है वो 22 में इनकम टैक्स वाले कहते हैं इनएडमिसिबल है। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, यहाँ पर पहले आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना है।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने देखना है कि कोई इंटरेस्ट की फिगर है, तो इंटरेस्ट की फिगर को आगे आपने बाइफरकेट करना है कि बैंक इंटरेस्ट कितने हैं, एनबीएफसी को इंटरेस्ट कितने हैं, अदर इंटरेस्ट कितने हैं, और ऐसा कोई इंटरेस्ट है जो अंडर सेक्शन 23 ऑफ एमएसएमई एक्ट है। अगर कोई ऐसा इंटरेस्ट है तो क्या ऐसे इंटरेस्ट को पीएल से चार्ज किया गया है? अगर पीएल से चार्ज किया गया है तो वो अमाउंट आपने ये मेंशन करना है, वो इस सेक्शन में इनएडमिसिबल हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 23 कहता है पर्टिकुलर्स ऑफ पेमेंट मेड टू पर्सन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 40 कैपिटल ए सब क्लोज 2 फर्दर सब क्लोज बी। पर्टिकुलर्स ऑफ पेमेंट मेड टू द पर्सन अंडर सेक्शन 40 कैपिटल ए सब सेक्शन 2 सब क्लोज बी। तो ये कौन सी पेमेंट है? बेसिकली पेमेंट टू रिलेटिव्स। पेमेंट टू रिलेटिव, कोई भी एक्सपेंस की पेमेंट, कोई भी सेल परचेज की पेमेंट जो आपने मेड की है ड्यूरिंग द ईयर, ऐसे पर्सन जो स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं एज पर द क्लोज 40 कैपिटल ए सब सेक्शन 2 सब क्लोज बी। तो यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा कि एक्सेसिव पेमेंट है देन यू हैव टू रिपोर्ट, बट हियर यू हैव टू रिपोर्ट ऑल द पेमेंट of such a nature, particulars of payment made to person specified under section 40 capital A subsection 2 सब क्लोज बी। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना, एक क्लास कुछ इस तरह ड्राफ्ट की गई है, वैसे यहाँ पर वो आने चाहिए जो एक्सेसिव नेचर के हैं, लेकिन यहाँ पर पूरी की पूरी डिटेल मांगी गई है। तो यहाँ पर आपने रिलेटेड पार्टीज को जितनी भी पेमेंट की गई हैं, चाहे वो एक्सेसिव हैं, चाहे वो विद इन लिमिट्स हैं, चाहे वो अनएक्सेसिव नहीं भी हैं, तो भी आपने मेंशन करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर रेंट के अकाउंट पे पेमेंट है, कमीशन के अकाउंट पे पेमेंट है, सैलरी के अकाउंट पे पेमेंट है, इंटरेस्ट के अकाउंट पे पेमेंट है, परचेजेस के अगेंस्ट पेमेंट है, ऑल टाइप्स ऑफ पेमेंट विच आर कवर्ड एंड मेड टू ए पर्सन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 40A सब क्लोज 2 सब सेक्शन 2 क्लोज बी इज टू बी मेंशन्ड हियर। तो पॉइंट नंबर 23 भी यहाँ पे खत्म करते हैं। सर ये वाला जो पॉइंट है कुछ ही लोगों पे एप्लीकेबल होता है। ये कह रहा है अमाउंट डीम्ड टू बी प्रॉफिट एंड लॉस अंडर सेक्शन 32AC, कुछ स्पेशल बिजनेस के लिए हैं, 32AD, 33AB और ABA टी डेवलपमेंट अलाउंस वाले कुछ बिजनेसेस हैं जी। जनरली ये क्लोज बहुत कम लोगों पर एप्लीकेबल होती है, तो इसको हम ज़्यादा यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे। अब उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 25। पॉइंट नंबर 25 कहता है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 41 एंड कंप्यूटेशन thereof। एनी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 41 एंड कंप्यूटेशन thereof। कोई ऐसा अमाउंट है जो सेक्शन 41 के अकॉर्डिंगली आपके प्रॉफिट है, एनी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 41, ऐसा कोई भी अमाउंट जो आपका प्रॉफिट है एज पर द मैंडेट ऑफ सेक्शन 41, वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है और उसकी कंप्यूटेशन भी बतानी है कि हाउ यू हैव कंप्यूटेड दिस अमाउंट। तो ये आपने 25 नंबर पॉइंट में बताना। अब 26 नंबर क्लॉज है जहाँ पर 26 और 27 में थोड़ा सा आपका टाइम लेना चाहूँ। तो जो जनरल थोड़ी कम एप्लीकेबल क्लासेस थी, थोड़ी मैंने जल्दी कराई, लेकिन 26 पे थोड़ा सा मैं टाइम लगाना चाहूँ। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम रेफर टू इन क्लोजेस, क्या कह रहा है? इन रिस्पेक्ट टू एनी सम रेफर टू इन क्लोजेस A, B, C, D, E, F और G और सेक्शन 43B। वो कह रहे कोई भी ऐसा अमाउंट जो या तो 43B की क्लोज A में फॉल करता है, 43B की क्लोज B में फॉल करता है, 43B की क्लोज C में फॉल करता है, 43B की क्लोज D में फॉल करता है, 43B की क्लोज E में फॉल करता है, 43B की क्लोज F में फॉल करता है, 43B की क्लोज G में फॉल करता है सेक्शन 43B में। द लायबिलिटी फॉर विच इज pre-existed on the previous year, first day of previous year, but was not allowed in the assessment of any preceding previous year।
क्या कह रहा है, ऐसी कोई भी लायबिलिटी जो 43B की है जो फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर को, यानी 1/4/20 को एग्जिस्ट करती थी, लेकिन बट वाज नॉट अलाउड इन द असेसमेंट ऑफ एनी प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर एंड वाज पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, नॉट पेड ऑन द, यानी पिछले साल की कोई लायबिलिटी थी जो आपने इस साल पेड की है या उसमें से जो आपने अमाउंट पेड नहीं किया पिछले साल की, इस साल की बात नहीं हो रही है, ये पिछले साल की हो रही है। पिछले साल की लायबिलिटी में है आपने कितना पे कर दिया था और कितना नहीं पे किया था, इनमें से किसी भी क्लॉजेज में वो यहाँ आना। अब दूसरी बात करता है जो यह कॉमन है, जो इस साल का जीएसटी पेबल है, जो इस साल का ईएसआई पेबल है, जो इस साल का पीएफ पेबल है, जो इस साल की लायबिलिटी है, जो करंट ईयर की जो ऑडिट के अंदर है उसकी लायबिलिटी है, वो यहाँ पे आएंगे। वाज इंकर्ड इन द प्रीवियस ईयर एंड was incurred in the previous year and was paid on or before the due date of furnishing of return of income of the previous year under section 139 subsection 1, under paid on or before the due date of furnishing the return of income of the previous year under section 139 subsection 1, और सेकंड पूछता है नोट पेड ऑन और बिफोर दैट डेट। ऐसी लायबिलिटी से 31 मार्च को आपका 50,000 रुपये का जीएसटी पेबल, उसमें से आपका 50,000 रुपये में है आपने 30,000 रुपये तो जमा करा दिए, 20,000 रुपये स्टिल पेंडिंग, तो 30,000 रुपये तो ऊपर वाले में आएंगे, 20,000 रुपये नीचे आएंगे। पीएफ पेबल था 31 मार्च को से 25,000 रुपये का, 20,000 आपने जमा करा दिए, 5,000 अभी तक जमा नहीं हुए हैं यहाँ पर। तो आगे पूछता है स्टेट वेदर सेल टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी और एनी अदर इंडायरेक्ट टैक्सेस, लीवे, सेस, इम्पोस्ट एटसेट्रा पास थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव मेथड का फिर जिक्र आ रहा है। कह रहा है कोई ऐसे खर्चे हैं सेल टैक्स के, कस्टम के, एक्साइज ड्यूटी के या अदर टैक्सेस के जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू पास ऑन किए गए हैं, वो क्लोज नंबर 26 में, तो क्लोज नंबर 26 में यहाँ पर रिपोर्टिंग होनी है। नाउ कम टू द क्लोज नंबर 27। यहाँ पर बात करता है, ये कह रहा है अमाउंट ऑफ सेंट्रल वैल्यू एडिड टैक्स क्रेडिट, जो अब हो जाने चाहिए यहाँ पर इनपुट क्रेडिट। यहाँ पे अभी तक सनवेट क्रेडिट की बात हो रही है, इनपुट का लिए अभी तक यहाँ चेंज नहीं किया गया, तो यहाँ पर अभी तक डाउट बना रहता है कि क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट जो जीएसटी के हैं यहाँ वाले कॉलम में आने हैं या नहीं आने, क्योंकि ये बात कर रहा है सेंट्रल वैल्यू एडिड टैक्स क्रेडिट के, इस क्लोज को अभी तक चेंज नहीं किया गया। ये कह रहे हैं अमाउंट ऑफ सेंट्रल वैल्यू एडिड टैक्स क्रेडिट अवेल्ड ऑफ और यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड इट ट्रीटमेंट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सेंट्रल वैल्यू एडिड टैक्स इन द क्रेडिट ऑफ द अकाउंट, ये चीज़ आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। लेकिन ये अब तक यहाँ पर मेरी ओपिनियन में इनपुट टैक्स क्रेडिट हो जाना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड और यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड इट्स ट्रीटमेंट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट है, और ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सेंट्रल वैल्यू एडिड टैक्स इन क्रेडिट ऑफ अकाउंट, जो साल के एंड में आपका 31/3 में बैलेंस पड़ा है उसकी क्या ट्रीटमेंट है। दोनों का ब्यौरा पूछ रहा है आपसे, दोनों का डिटेल पॉइंट नंबर 27 में पूछी जा रही है। पहला 27 का ए पॉइंट जो कहता है, 27 क्लोज का सब क्लोज ए जो है ये कहता है अमाउंट ऑफ सेंट्रल वैल्यू एडिड टैक्स क्रेडिट अवेल्ड और यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड इट्स ट्रीटमेंट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सेंट्रल वैल्यू एडिड टैक्स क्रेडिट्स इन इट्स अकाउंट, दोनों चीज़ों के बारे में आपने बात करनी है। और 27 की बी क्लोज क्या कहती है दोस्तों, 27 की बी क्लोज कहती है पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर ऑफ प्रायर पीरियड। क्या पूछा उसने आपसे, इनकम और एक्सपेंडिचर ऑफ प्रायर पीरियड, कोई ऐसी इनकम है या कोई ऐसा एक्सपेंडिचर है जो प्रायर पीरियड का है, जो क्रेडिट किया गया है या डेबिट किया गया है, कहाँ, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रायर पीरियड की कोई भी आइटम जो पीएल अकाउंट के थ्रू रूट हुई है उसका ब्यौरा आपने क्लोज नंबर 27 सब क्लोज बी में देना है। तो होप यू आर एंजॉयिंग द सेशन, क्योंकि मेरे पास समय आज कम है और फटाफट से करना है, तो उतनी डिटेल में नहीं जा पाऊंगा जितनी डिटेल में हम कोर्स में जा पाए, इसलिए आगे बढ़ रहे हैं।
क्लोज नंबर 28, क्लोज नंबर 28 कहती है वेदर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द assessee has received any property being share of a company, not being a company in which public are substantially interested without consideration or for inadequate consideration as referred to in section 56 subsection 2 subclause 7a. If yes, please furnish the detail of same. क्या पूछा आपसे? Whether during the previous year, during the previous, क्या असेसी को कोई प्रॉपर्टी रिसीव्ड हुई है? द असेसी हैज रिसीव्ड एनी प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? बीइंग शेयर ऑफ ए कंपनी, नॉट बीइंग ए कंपनी इन विच पब्लिक इज सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, यानी किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर, बीइंग ए शेयर ऑफ ए कंपनी, असेसी ऐसा है जिसे शेयर मिल रहे हैं, शेयर ऑफ ए कंपनी नॉट बीइंग ए कंपनी इन विच पब्लिक इज सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, और ये जो शेयर मिले हैं या तो विदाउट कंसीडरेशन के मिले हैं या फॉर इनएडिकेट कंसीडरेशन मिले हैं, जैसा कि सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 अब क्लोज 7a में लिखा गया है। और अगर ऐसी कोई ट्रांजैक्शन है तो आप पर पॉइंट नंबर 28 हिट करता है, आप पर पॉइंट नंबर 28 हिट करता है, तो ऐसे में आपकी उसकी डिटेल देनी है कि किस पर्सन को मिले हैं, कहाँ से मिल रहे हैं और सारी डिटेल क्या है, कितनी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी, कितने में आपको मिला, कितनी कंसीडरेशन बनती थी, सारी डिटेल जो 28 क्लोज सीख करेगी आपको इसमें प्रोवाइड करनी है। और सर फिर आगे 29 में कहते हैं वेदर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द असेसी हैज रिसीव्ड एनी कंसीडरेशन फॉर इशू ऑफ शेयर विच एक्सीड्स द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। अब ये कंपनी के लिए आ गया। अगर एसएससी कंपनी है और कंपनी ने कोई शेयर इशू किए हैं और उसमें आपने फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर से ज़्यादा ले लिया, जैसे मान लीजिए शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू आती थी बुक वैल्यू के अकॉर्डिंगली 11 रुपये और आपने शेयर इशू किया है 15 रुपये में, तो 4 रुपये आपने फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा ले लिए हैं। अगर ऐसी कोई ट्रांजेक्शन्स हैं तो उन ट्रांजेक्शन्स का ब्यौरा आपने क्लोज नंबर 29 ऑफ फॉर्म नंबर 3CD में देना है। क्लोज नंबर 29 ऑफ फॉर्म नंबर 3CD। Whether during the previous year the assessee received any consideration for issue of share which exceeds the fair market value of share as referred to in section 56 subsection 2 clause 7b. If yes, please furnish the detail of the same. अब आते हैं क्लोज नंबर 29। 29 क्या कहती है सर? 9 क्लोज की बात कर रही है, हर अदर सोर्सेज के हेड में ले गया। वेदर any amount to be included as income chargeable from income from other sources as referred to in clause 9 of subsection 2 of section 56। क्या कोई ऐसी इनकम है जो इनकम चार्जेबल अंडर दी हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, जो कि क्लोज 9 ऑफ सबसेक्शन 2 और सेक्शन 56 में बताई गई है? अगर है तो आपने बताना है कि नेचर ऑफ इनकम कितनी है ऐसी और उसका अमाउंट कितना है, उसका अमाउंट कितना है। ये 56 to 9 के बारे में बात कर रहा है सर। ये 56 to 7A के बारे में जो 28 पॉइंट था सर, प्लीज नोट इट इज टॉकिंग अबाउट 56 सबसेक्शन 2 हब क्लोज 7A। जो 29 था इट इज टॉकिंग अबाउट सेक्शन 56 हब सेक्शन 2 क्लोज 7B। और जो 29A क्लोज है हब ये कह रही है वेदर एनी अमाउंट इज टू बी इंक्लूडेड as income chargeable under the head income from other sources as referred to in clause 9 of subsection 2 of section 56। yes or no, yes or no। तो यहाँ पर आपने उसका ब्यौरा देना। अगर है तो आपने नेचर ऑफ इनकम बतानी है, उसका अमाउंट बताना है, नेचर ऑफ इनकम बतानी है, अमाउंट बताना है। ये 56 to 9 के बारे में बात कर रहा था सर। अगला फिर पूछता है whether any amount included as income chargeable the head income from other sources referred to in clause 10 of subsection 2 of section 56। तो उसका ब्यौरा आपने यहाँ पर देना। whether any amount is to be included as income chargeable under the head income from other sources as referred to in clause 10 of subsection 2 of section 56। तो उसकी डिटेल यहाँ पर आएगी। अगर है तो क्या बताना है? आपको बताना है
कि नेचर ऑफ इनकम कितनी है ये और उसका अमाउंट कितना है, नेचर ऑफ इनकम कितनी है और अमाउंट कितना है। यहाँ तक सर हमारी 29 की 28, 29, 29A, 29B क्लोज खत्म हो जाती है। नाउ कम टू द क्लोज नंबर 30। क्लोज नंबर 30, क्लोज नंबर 30 क्या कहती है? डिटेल ऑफ अमाउंट बोरोड ऑन हुंडी और एनी अमाउंट ड्यू देयर ऑन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन अमाउंट बोरोड रीपेड अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक। ये भी हर ऐसी क्लोज है जो अब लगभग अपना रेलेवेंस हो चुकी है, क्योंकि हुंडी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन अब बहुत कम होती हैं। लेकिन कोई भी अमाउंट जो आपने हुंडी पे बोरोड किया है और उस पर कोई इंटरेस्ट ड्यू दे है जो रीपेड किया गया है और अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक किया गया है, सेक्शन 69D में जिसकी इनकम आनी है उसका ब्यौरा आपने यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर भी जनरली ये क्लोज बहुत कम रिपोर्टेड होती है, तो इसमें भी जनरली हमारे यहाँ जो टैक्स ऑडिटर है वो अपनी ओपिनियन देता है कि इन एब्सेंस ऑफ सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस as provided to us by the management of the company, we are unable to comment on point number 30 whether any amount borrowed on hundi or any amount due thereon, including interest on amount borrowed, repaid otherwise than account pay check or no। तो यहाँ पर ये 30 में ये क्लोज आ जाएगी। दोस्तों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर पॉइंट जो है वो सारे इंटरनेशनल प्राइजिंग से डील करते हैं। एक ओवरव्यू मैं आपको इसका दे देता हूँ, इसमें आपने क्या रिपोर्ट करना है। वेदर प्राइमरी एडजस्टमेंट टू ट्रांसफर प्राइस एज रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 92C स्मॉल ई हैज बीन मेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। क्या कोई प्राइमरी एडजस्टमेंट ट्रांसफर प्राइस को मेड की गई है? ये क्या पूछ रहा है? वेदर प्राइमरी एडजस्टमेंट टू ट्रांसफर प्राइस, कौन सा ट्रांसफर प्राइसिंग जो सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 92CA में आता है, कोई ऐसी एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मेड की गई है? आपका आंसर यस या नो हो सकता है। अगर आपका आंसर यस है तो आपने नीचे लिखी डिटेल देनी। अंडर विच क्लोज ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 92CE प्राइमरी एडजस्टमेंट इज मेड, कौन क्लोज में ये प्राइमरी एडजस्टमेंट मेड की गई है? अमाउंट ऑफ प्राइमरी एडजस्टमेंट कितना है, प्राइमरी एडजस्टमेंट का अमाउंट कितना है? फिर आपसे पूछता है whether excess money available with the associated enterprises is required to be repatriated to India as per the provisions of subsection 2 of section 92CE। कह रहे हैं कि जो एक्सेस मनी अवेलेबल है एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस के बाद, इस ट्रांजैक्शन के बारे में, एक्सेस मनी अवेलेबल विद एसोसिएट इंटरप्राइजेस इज रिक्वायर्ड टू बी रेपेट्रिएटेड टू इंडिया, क्या वो इंडिया में रेपेट्रिएटेड होनी रिक्वायर्ड है एज पर दी प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 92CE? उसकी रिपोर्टिंग यहाँ पर आनी है। इफ यस वेदर एक्सेस मनी हैज बीन रेपेट्रिएटेड विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम, अगर ऐसा है तो क्या एक्सेस मनी जो रेपेट्रिएटेड होनी थी प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड में इंडिया में रेपेट्रिएटेड हुई है? और अगर नहीं हुई, इफ नो, द अमाउंट ऑफ इनपुटेड इंटरेस्ट इनकम ऑन सच एक्सेस मनी, तो इस एक्सेस मनी पर कितना ब्याज बनता था जो इंडिया में रेपेट्रिएट नहीं किया गया है विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड। तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड टू ट्रांसफर प्राइसिंग ट्रांजेक्शन
आपको यहाँ पर रिपोर्ट करनी है। अब ये पूछता है कि एसएससी ने क्या कोई ऐसा एक्सपेंडिचर किया है जो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर किया है और इंटरेस्ट के रूप में या सिमिलर नेचर के एक्सीडिंग 1 करोड़ से ज़्यादा है, और कौन सी इंटरेस्ट की बात हो रही है, जो सब सेक्शन 1 और सेक्शन 94B में कहा गया। ये क्या कह रहा है, वेदर द एसएससी हैज इनकर्ड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और ऑफ सिमिलर नेचर या उसकी सिमिलर नेचर का 1 करोड़ से ज़्यादा, एक्सीडिंग 1 करोड़, कौन सा ऐसा इंटरेस्ट या सिमिलर नेचर जो सब सेक्शन 1 और सेक्शन 94B में कहा गया। अगेन इंटरनेशनल प्राइसिंग से रिलेटेड सेक्शन। अगर यस है तो आपको ये डिटेल देनी है। अगर आपका यस है तो आपको क्या डिटेल देनी है, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और सिमिलर नेचर इंकर्ड, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और सिमिलर नेचर इंकर्ड, और दूसरा देना है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, कितना अमाउंट है, अमाउंट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन रुपीस। उसके बाद अमाउंट इन रुपीस ऑफ एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सिमिलर नेचर एज पर 1 अबव which exceed 30% of earning before income tax, depreciation, etc. ITBA। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ देनी है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, ITBA। अब यहाँ पर आपने इसकी डिटेल आपने देनी है सर। उसके बाद आपसे 30C है, 30C क्लोज जो है अभी डेफर्ड, ये डेफर्ड होगी है अगले हाल तक। एंटी अवॉइडेंस एग्रीमेंट के बारे में, इन पब्लिकेबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट, इसकी डिटेल अभी आपको यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्लॉज अभी एप्लीकेबल। अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज, दैट इज क्लॉज नंबर 31, क्लॉज नंबर 35(1), जो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण क्लॉज है और बहुत सारे क्लासेस के एसएससी के केस में ये एप्लीकेबल होती है। सेक्शन 31A क्या कहता है, ये कहता है particulars of each loan or deposit in an amount exceeding the limit specified in section 269 SS taken or accepted during the previous year। आपसे क्या मांग रहा है, ऐसे हर लोन और डिपॉजिट की डिटेल, पर्टिकुलर्स ऑफ ईच लोन और डिपॉजिट, हर लोन और डिपॉजिट की डिटेल देनी है। कौन से लोन और डिपॉजिट की, एन अमाउंट एक्सीडिंग द लिमिट स्पेसिफाइड, जो स्पेसिफाइड लिमिट से रहा है। कौन सी लिमिट, जो सेक्शन 269 SS में बताई गई है। कौन से, जो टेकन और एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ऐसे सभी लोन और डिपॉजिट जो आपने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर लिए हैं और जिनका अमाउंट स्पेसिफाइड अमाउंट की लिमिट से ज़्यादा है तो आपने बताना है। कौन कौन से है ये पूछता है आपसे, नेम, एड्रेस, परमानेंट अकाउंट नंबर और आधार नंबर इज अवेलेबल विद द एसएससी of the lender or depositor, name, address, permanent account number and Aadhaar number of the lender or depositor जिससे आपने लिया, जिसको लिया। उसके बाद आपसे क्या पूछता है, कितना अमाउंट आपने टेकन किया है या एक्सेप्ट किया है। फिर आपसे पूछता है क्या लोन और डिपॉजिट स्केयर अप कर दिया गया है, मतलब लोन साल के दौरान कहीं खत्म हुआ था, स्केयर अप हुआ है। अगर इसके बाद चौथा क्वेश्चन पूछता है मैक्सिमम अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितना था, साल में ये लोन की पीक लिमिट कितनी थी। मैक्सिमम अमाउंट आउटस्टैंडिंग इन द अकाउंट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उसकी डिटेल आपने यहाँ पर देनी है। फिर अगला पॉइंट पूछता है वेदर लोन और डिपॉजिट वाज टेकन और एक्सेप्टेड बाय चेक और बैंक ड्राफ्ट और यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम और थ्रू ए बैंक अकाउंट। अगला सवाल आपसे पूछा जाता है कि ये लोन और डिपॉजिट जो आपने टेकन और एक्सेप्ट किया है, क्या चेक से किया है, क्या बैंक ड्राफ्ट से किया है, या यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट किया है, कैसे आया, थ्रू ईसीएस आया है, क्या, सारी डिटेल आपको यहाँ पर फर्निश करनी है। और आगे कह रहे हैं इन केस लोन और डिपॉजिट वाज टेकन और एक्सेप्टेड बाय चेक और बैंक ड्राफ्ट, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम है ना आकर
चेक या थ्रू बैंक ड्राफ्ट आया है, तो अगला सवाल आपसे फिर वही पूछता है, क्या जो चेक और ड्राफ्ट था वो अकाउंट पे ही बैंक चेक और अकाउंट पे ही ड्राफ्ट था, तो इसकी डिटेल आपने यहाँ पर देनी है। उसके बाद सर फिर 269 एसएस में अब कहाँ यहाँ पर कौन सी बात आ रही है, यहाँ पर बात आ रही है हर पहले तो लोन एंड डिपॉजिट की बात आ रही थी। लोन एंड डिपॉजिट के बाद ये बी क्लॉज बात करती है हर स्पेसिफाइड सम के बारे में, ये बात करती है स्पेसिफाइड सम के बारे में, पर्टिकुलर ऑफ ईच स्पेसिफाइड सम इन एन अमाउंट एक्सीडिंग द लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 269 एसएस, सेक्शन 269 SS, particular of each specified sum in an amount exceeding the limit specified in section 269 SS taken or accepted during the year। Specified sum क्या है, इसमें आपको मालूम है किसी भी इमूवल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपको कोई पैसा रिसीव हुआ है और वो पैसा 20,000 रुपये से ज़्यादा है और अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक बैंक और बैंक ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम नहीं है, तो उसकी डिटेल यहाँ पर आनी है। तो इसमें भी क्या डिटेल देनी है, जल्दी से कर लेते हैं। नेम एंड एड्रेस ऑफ परमानेंट अकाउंट नंबर और आधार नंबर ऑफ पर्सन होम द स्पेसिफाइड सम इज रिसीव्ड, उन सभी लोगों के नाम जिनसे ये आए, उनके नाम, एड्रेस, परमानेंट अकाउंट नंबर, आधार नंबर अगर अवेलेबल हैं। उसके बाद पूछता है अमाउंट ऑफ स्पेसिफाइड सम टेकन और एक्सेप्टेड, टेकन और एक्सेप्टेड कितना हम ये लिया गया था, वेदर ए स्पेसिफाइड सम वाज टेकन और एक्सेप्टेड बाय चेक और बैंक ड्राफ्ट और बाय यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू ए बैंक अकाउंट। ये जो स्पेसिफाइड सम लिया गया है या एक्सेप्ट किया गया है, क्या बाय चेक आया है, बैंक ड्राफ्ट आया है या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से आया है, ये आपने बताना है। और अगर चेक से आया है या बैंक ड्राफ्ट से आया है, क्या ये अकाउंट पे ही चेक और अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट था, अगेन आपको ये डिटेल यहाँ पर देनी है। फिर आगे पर्टिकुलर्स एट ए एंड बी नीड नॉट बी गिवन इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, ए बैंकिंग कंपनी, ए कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल, स्टेट और प्रोविजनल एक्ट, इनके केस में ये डिटेल देने की जरूरत नहीं है। इफ यू हैव समथिंग टेकन फ्रॉम ए बैंक एज ए लोन, गवर्नमेंट कंपनी से कुछ पैसा आ रहा है तो ये डिटेल नहीं देनी है, बैंकिंग कंपनी से आ रहा है या कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल, स्टेट और प्रोविजनल एक्ट आ रहा है तो ये डिटेल देने की जरूरत नहीं है। सर अगेन आता है 269 ST, 269 ST और फिर आएगा लास्ट में हर 269 T। अब 269 ST में देखिए हर पहले क्या क्या पूछा जा रहा है, अलग अलग तरह की। बी ये क्या कहती है, ये कहती है particular for each receipt of an amount exceeding the limit specified in section 269 ST। क्या आपने हर एक ऐसी रिसिप्ट का यहाँ ब्यौरा देना है जहाँ पर अमाउंट एक्सीड करता है उस लिमिट से जो सेक्शन 269 ST में बताई गई। इन एग्रीगेट फ्रॉम ए पर्सन, एग्रीगेट फ्रॉम ए पर्सन इन ए डे or in respect of a single transaction or in respect of a transaction relating to one event or occasions from a person during the previous year। This line is very very important। ये क्या कह रहा है, एग्रीगेट मिलाकर एक पर्सन से एक दिन में 2 लाख से ज़्यादा, सिंगल ट्रांजेक्शन 2 लाख से ज़्यादा, या एक इवेंट या एक ओकेशन से जो ट्रांजेक्शन रिलेट कर रही हैं उनमें मिलाकर 2 लाख से ज़्यादा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, where such receipt is otherwise than account by check या बैंक ड्राफ्ट या यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू ए बैंक अकाउंट, तो ये अमाउंट यहाँ पर रिपोर्ट होने हैं। कौन से अमाउंट रिपोर्ट होने, उनका नेम, एड्रेस एंड परमानेंट अकाउंट नंबर और आधार नंबर ऑफ द पेयर जिसने पे किया है उसकी डिटेल, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या थी, अमाउंट ऑफ रिसीट कितना था और डेट ऑफ रिसीट कितना था, डेट ऑफ रिसीट कितना था, इसकी डिटेल आपने यहाँ पर देनी। फिर आगे पूछता है डिटेल ऑफ ईच रिसीट ऑफ एन अमाउंट एक्सीडिंग द लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 269 ST इन एग्रीगेट फ्रॉम ए पर्सन इन ए डे और इन रिस्पेक्ट ऑफ ए सिंगल ट्रांजेक्शन और इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन वन रिसीव्ड बाय ए चेक और बैंक ड्राफ्ट नॉट बीइंग ए अकाउंट पे चेक और ड्राफ्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब अगले में इसमें बीबी पॉइंट में यही पूछा कि अगर जो ये पैसा आया था
वो चेक या बैंक ड्राफ्ट से आया था, लेकिन ये चेक या बैंक ड्राफ्ट ऐसे थे जो अकाउंट पे ही चेक या बैंक ड्राफ्ट नहीं थे 269 SST वाले, तो ये क्लोज बी में रिपोर्ट कर लें। तो ऐसे बंदे का आपने नेम एड्रेस बताना है और उससे कितनी रिसीट आई है ये बताना। अब ये पूछ रहा है BC, क्या पूछ रहा है, अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर फॉर ईच पेमेंट मेड एन अमाउंट, वहां पर क्या था ऊपर, रिसीट था, पर्टिकुलर फॉर ईच पेमेंट मेड इन एन अमाउंट exceeding the limit specified in 269 ST। आपने यहाँ पर जो पेमेंट की हैं 269 ST वाली, each payment made an amount exceeding the limit specified in section 269 ST in aggregate to a person in a day or in respect of a single transaction or in respect of a transaction relating to one event or occasion of a person other than by a check or bank draft or by use of electronic clearance system through a bank account during the previous year। तो आपको ये डिटेल देनी है, नेम एड्रेस परमानेंट अकाउंट नंबर और आधार नंबर आपको देना है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन आपको देना है, अमाउंट ऑफ पेमेंट आपको बतानी है और डेट ऑफ पेमेंट आपको बतानी है। यहाँ पर सारी डिटेल आनी चाहिए। उसके बाद आगे चलते हैं सर, पर्टिकुलर्स ऑफ ईच रिपेमेंट मेड इन एन अमाउंट एक्सीडिंग द लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 269 ST, जो अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक वाला है, फिर यहाँ पर आ जाएगा, अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक वाला यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर इन्होंने कहा पर्टिकुलर इन क्लॉसेस BA, BB, BC, BD, जो ये चारों थे, नीड नॉट बी गिवन इन केस ऑफ रिसीट और बाय पेमेंट बाय ए गवर्नमेंट कंपनी की, अगर पेमेंट आ रही है या जा रही है, बैंकिंग कंपनी में आ रही है या जा रही है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट में आ रही है या जा रही है, कोऑपरेटिव बैंक से आ रही है या जा रही है, और ऐसी ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में जो सेक्शन 269 SS के लिए जो पर्सन रेफर्ड हैं, जो नोटिफिकेशन आया था हमारा, इसमें बताए हुए हैं। कौन सा नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन सर नोट कर लीजिए, नोटिफिकेशन नंबर 2065 ब्रैकेट में कैपिटल E डेटेड 3 जुलाई 2017। इस नोटिफिकेशन में बताए गए लोगों पर ये एप्लीकेबल होती है। हर ये पॉइंट अपने आप में इतने बड़े हैं कि इन पर डिस्कशन करने लगे तो एक पॉइंट नंबर 31 पर ही डिस्कशन करने में सारा दिन निकल जाए सर, सारा दिन निकल जाए। लेकिन फिर भी मैंने हर संभव कोशिश की है कि एक ब्रीफ आइडिया आज आपको दे के जाऊं विद रिगार्ड टू पॉइंट नंबर 31। हर एक लास्ट में रह गया इसमें 269T, ये क्या कहता है, पर्टिकुलर ऑफ ईच रीपेमेंट ऑफ लोन और डिपॉजिट, पर्टिकुलर ऑफ ईच लोन और डिपॉजिट, रीपेमेंट ऑफ लोन और डिपॉजिट, या एनी स्पेसिफाइड एडवांस, एनी स्पेसिफाइड एडवांस of an amount exceeding the limit specified in section 269T, जो 269T में बताया गया, made during the previous year। तो इसमें आपने क्या देना है, नेम, एड्रेस, परमानेंट अकाउंट नंबर और आधार नंबर ऑफ द पे, अमाउंट ऑफ द रीपेमेंट, थर्ड मैक्सिमम अमाउंट आउटस्टैंडिंग इन द अकाउंट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और क्या रीपेमेंट इससे हुई है, अदरवाइज मेथड हुई है, और अगर चेक या ड्राफ्ट पे हुई है तो क्या ये अकाउंट पे ड्राफ्ट या चेक है, इस बारे में आपको बताना है। और इसी तरह से आपने कोई पेमेंट अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक की है, ये पूछ रहा है पर्टिकुलर्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन और डिपॉजिट और एनी स्पेसिफाइड एडवांस in an amount exceeding the limit in section 269T received otherwise than by a check or a bank draft or use of electronic clearance system through a bank account during the previous year। यानी इसमें रीपेमेंट ऑफ लोन, डिपॉजिट और स्पेसिफाइड एडवांस की बात हो रही है, कौन से भी, जो रिसीव्ड हुआ था, जो रिसीव्ड हुआ था अदरवाइज देन चेक और बैंक ड्राफ्ट और यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम,
कोई कैश में पैसे आए थे और उसको मोड़ दिया आपने कैश में 269 में ये ज़्यादा लिमिट में, तो यहाँ पर आने वाली है। और ई पॉइंट क्या कहता है फिर, पर्टिकुलर्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन और डिपॉजिट और एनी एडवांस of an amount exceeding the limit specified in 269T received by a check or a bank draft which is not, तो उसकी डिटेल यहाँ पर आ रही है, उसकी डिटेल यहाँ पर है। सर ये हारा का हारा मैंने आपको यहाँ पर डिटेल दे दी। अब सर आगे क्या है, डिटेल्स ऑफ ब्राउट फॉरवर्ड लॉस और डेप्रिसिएशन अलाउंस in the following manner to the extent available, to the extent available। कौन सी लॉसेस की बात कर रहा है, डिटेल ऑफ ब्राउट फॉरवर्ड लॉस, कोई ब्राउट फॉरवर्ड लॉस है या डेप्रिसिएशन अलाउंस है, डिटेल ऑफ ब्राउट फॉरवर्ड लॉस और डेप्रिसिएशन अलाउंस इन द फॉलोइंग मैनर टू द एक्सटेंट अवेलेबल, टू द एक्सटेंट अवेलेबल। कौन सा एक्सटेंट अवेलेबल, सर सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि सीरियल नंबर क्या है, फिर आपसे पूछा जा रहा है कि असेसमेंट ईयर क्या है, कोई ब्राउट फॉरवर्ड लॉस है, कोई डेप्रिसिएशन अलाउंस है, तो उनकी डिटेल की बात कर रहे हैं, किस ईयर से बिलोंग करता है, नेचर ऑफ लॉस और अलाउंस क्या है वो बताना है, जो डेप्रिसिएशन है या लॉस है, अमाउंट रिटर्न कितना किया है आपने, आल लॉसेस और अलाउंसेस नॉट अलाउडेड अंडर सेक्शन 115 BAA BAC BAD, इनमें कितने लॉसेस अलाउंसेस जो हैं जो इस सेक्शन में अलाउड नहीं है, और इसके कारण जो एडजस्टमेंट है, अमाउंट एज एडजस्टेड बाय विड्रॉवल ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन अकाउंट ऑफ ऑप्टिंग फॉर टैक्सेशन अंडर सेक्शन 115 BAC और BAD। इसके ऊपर जो ये सेमी कोलन सा लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये डिटेल सिर्फ 21-22 के लिए है। ये डिटेल सिर्फ सर उन्हीं लोगों ने भरनी है जिन्होंने कंसेशनल टैक्स रिजीम के लिए ऑप्ट किया है। ये रिटर्न की बात कर रहा था, यहाँ पर अमाउंट उसमें है कितना असेस्ड हुआ है यहाँ पर आना है, और लास्ट में आपका रिमार्क्स का कॉलम, आपका रिमार्क्स का कॉलम है, लास्ट में रिमार्क्स है। If the assessed depreciation is less and no appeal pending, then take assessed. If the assessed depreciation is less and no appeal pending, then take assessed. अगर assessed depreciation less है और कोई अपील पेंडिंग नहीं है तो आपने वो लेना है जो assessed है। सर आगे चलते हैं, अगला पॉइंट कहता है कि कोई चेंज हुआ है शेयर होल्डिंग ऑफ कंपनी में, whether a change in the shareholding of company has taken place in the previous year due to which losses incurred prior to the previous year cannot be carried forward in terms of section 79। यही कंपनी की शेयर होल्डिंग में चेंज हुआ है जिसके कारण जो लॉसेस इस साल से पहले के थे वो अब आगे कैरी फॉरवर्ड के लिए उसमें अलाउड नहीं होंगे एज पर ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 79। उसकी डिटेल यहाँ पे आनी है। इसी तरह एसएससी ने कोई लॉस इंकर्ड किया है जो स्पेकुलेशन लॉस है एज पर सेक्शन 73 ड्यूरिंग दी प्रीवियस ईयर, तो उसकी डिटेल हमने यहाँ पर फर्निश करनी है। इसी तरह एसएससी को कोई लॉस हुआ है 73A में इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस, पहले स्पेकुलेशन के लिए था और यहाँ पर हमारा स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए, तो उसकी डिटेल यहाँ पर आनी है। और अगर कोई डिटेल ऐसा है इन केस ऑफ कंपनी प्लीज स्टेट दैट कंपनी इज डीम्ड टू बी कैरिंग ऑन स्पेकुलेशन बिजनेस, क्या कंपनी का जो बिजनेस है वो स्पेकुलेशन बिजनेस है एज रेफर टू इन क्लोज रेफर टू इन एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 73। इफ यस प्लीज फर्निश द डिटेल ऑफ स्पेकुलेशन लॉस इफ एनी इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो अगर डीम्ड स्पेकुलेशन लॉस है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आएगी। नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 33। नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 33। 33 पॉइंट क्या कहता है सर, ये कहता है सेक्शन वाइज डिटेल ऑफ डिडक्शन इफ एनी एडमिसिबल अंडर चैप्टर 6 से चैप्टर 3। चैप्टर 6A में जो भी डिडक्शन एडमिसेबल थी, चैप्टर 6A में जो भी डिडक्शन एडमिसेबल थी उसकी डिटेल आपको पॉइंट नंबर 33 में देनी है। और चैप्टर 3 में कौन कौन से आते हैं, सेक्शन 10A और 10AA, उसकी डिटेल भी यहाँ पर आनी है। Now come to the point number 34 which deals with regard to very important provision, chapter 17B की रिपोर्टिंग यहाँ पर करा।
3CD is a very bulkiest report. It contains the statement of particular, ये bulkiest in nature है और इसमें आपको बहुत सारी डिटेल देनी है और पूरे चैप्टर 17B की डिटेल ये यहाँ पर करवा देता है। पॉइंट नंबर 34, क्लोज नंबर 34, अब क्लोज ए क्या कहती है? अब क्लोज ए क्या कहती है? ये कहती है whether SSC is required to deduct or collect tax, क्या आपकी लायबिलिटी बनती है रिक्वायर्ड करने की, डिडक्ट करने की या कलेक्ट करने की, एज पर दी प्रोविजन ऑफ चैप्टर 17B और 17BB, 17B और 17BB। इफ यस प्लीज फर्निश, अगर यस है तो आपने ये डिटेल देनी है। आपका 10 नंबर क्या था, किस सेक्शन में टीडीएस कटना था, नेचर ऑफ पेमेंट कितनी थी, टोटल अमाउंट ऑफ पेमेंट और रिसीप्ट ऑफ द नेचर स्पेसिफाइड इन द कॉलम, जो आपने कॉलम 3 में बताया उस नेचर का अमाउंट कितना था जिस पे टीडीएस कटना बनता था, टोटल अमाउंट ऑन विच टैक्स वाज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड और कलेक्टेड आउट ऑफ 4, जो फोर्थ में बताया गया उसमें है कितना ऐसा अमाउंट था जिस पे टीडीएस काटना बनता था। यहाँ टोटल अमाउंट में है कितने पे काटना बनता था और उसमें है कितने पर काटा, ये पॉइंट नंबर 6, ये हमारा पॉइंट नंबर 6 है। अगला कह रहे हैं अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड आउट ऑफ 6, कितना काटा, और उसके बाद टोटल अमाउंट ऑन विच टैक्स वाज डिडक्टेड और कलेक्टेड एट लेस देन द स्पेसिफाइड रेट आउट ऑफ 7, तो किस रेट से काटा आपने वो ये बता। उसके बाद अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड ऑन सेक्शन 8, वो बताया कितना है। फिर बताता है अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड नोट, जो आपने काटा था काटने के बाद कितना जमा नहीं कराया, ये कॉलम नंबर 10 होगा। बहुत बल्कि कॉलम है, इसमें सारी कंप्लीट डिटेल देने के लिए अब तो टीडीएस के सेक्शन इतने हो गए हैं जिसमें सारी डिटेल देना यहाँ पर अपने आप में एक महाभारत है। जैसे नए सेक्शन आए हैं आपके 94 क्यू 194 क्यू 206 AB, ये सारे अपने आप में यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। टीडीएस और टीसीएस के जो नए कलेक्शन है वो अपने आप में आपको यहाँ पर परेशानी देने वाले हैं। आगे अगला सवाल आपसे क्या पूछता है, आपसे पूछा जाता है वेदर एसएससी इज रिक्वायर्ड टू फर्निश स्टेटमेंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड और टैक्स कलेक्टेड, क्या एसएससी जो है वो के लिए रिक्वायर्ड है स्टेटमेंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड भरना, क्या फिर इसकी कोई रिटर्न भरनी थी तो ये डिटेल बताइए। 10 नंबर क्या है, फॉर्म नंबर क्या है, ड्यू डेट क्या है और डेट ऑफ फर्निशिंग क्या है, और ये पॉइंट सबसे भयंकर पॉइंट, सबसे ड्रास्टिक पॉइंट, ये कहते हैं वेदर द स्टेटमेंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड, वेदर द स्टेटमेंट of tax deducted or collected contained information about all details transaction which are required to be reported. If not please furnish the list of details transaction which are not reported। तो यही आप कहते हैं क्या आप या तो इसका यस कर दो, जितनी ट्रांजैक्शन थी उतने की डिटेल दी हुई है, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है ही नहीं जो हमने टीडीएस या टीसीएस रिटर्न में छोड़ दी है। और अगर आप कहते हो ये ऐसी है जिसमें आपने पूरी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट नहीं की है, तो आपने बताना है एक लिस्ट देकर कि कौन कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन हैं जो यहाँ पर रिपोर्ट नहीं की गई। फिर सी पॉइंट सर इसका कहता है whether the assessee is liable to pay interest under section 201 sub clause 1 capital A और 206C capital 7, अगर इस सेक्शन में कोई इंटरेस्ट लगा है तो आपको बताना है कि कितना इंटरेस्ट पेबल था और उसमें से आपने कितने की पेमेंट कर दी है, कितना पेबल था कितना पे कर दिया गया है, दोनों डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्लोज नंबर 35। क्लोज नंबर 35 क्या कहती है ये भी जरा मैं आपको बता दें। इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न आपने क्वांटिटिव डिटेल देनी है। ट्रेडिंग कंसर्न है आपको क्वांटिटिव डिटेल देनी है, किसकी? क्वांटिटिव डिटेल ऑफ प्रिंसिपल आइटम ऑफ गुड ट्रेडेड, तो उसकी डिटेल देनी है। आपको बताना है ओपनिंग स्टॉक कितना है, आपको बताना है परचेजेस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कितनी है, आपको बताना है सेल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कितनी है, आपको बताना है क्लोजिंग स्टॉक कितना है, और आपको बताना है शॉर्टेज एंड एक्सेस इफ एनी कितनी है।
ये डिटेल आपको प्रोवाइड करनी ही करनी है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है बी पॉइंट में, 35 के बी पॉइंट में, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हैं तो आपको क्वांटिटिव डिटेल देनी है किसकी, प्रिंसिपल एटम ऑफ रॉ मटेरियल की, प्रिंसिपल एटम ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स, तीनों रॉ मटेरियल, फिनिश प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स तीनों की। और हर एटम के बारे में आपने क्या क्या बताना है ये बता रहा है। रॉ मटेरियल के बारे में आप क्या बताएंगे, ओपनिंग स्टॉक कितना था, परचेज कितनी होगी, पहले आपने बताना ओपनिंग कितना है, फिर आपने बताना है कितना रॉ मटेरियल और परचेज हुआ, फिर आपने बताना है इसमें से कंज्यूम कितना कर दिया, कितना रॉ मटेरियल बेच दिया, कितना सेल हो गई, क्लोजिंग कितना है, क्लोजिंग कितना है, फिर आपसे पूछता है ईल्ड कितनी आई, ईल्ड ऑफ फिनिश प्रोडक्ट कितनी है यहाँ पर बतानी है, परसेंटेज ऑफ ईल्ड कितनी है यहाँ पर बतानी है, और शॉर्टेज और एक्सेस कोई है तो यहाँ पर बताइए कंप्लीट डिटेल। सेम वे में परचेज फिनिश गुड्स और बाय प्रोडक्ट्स में, फिनिश गुड्स और बाय प्रोडक्ट में भी ओपनिंग कितना था, परचेज कितना हुआ, मैन्युफैक्चर कितना किया, सेल कितना किया, और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक कितना है यहाँ पर बताना है। सारी की सारी डिटेल यहाँ पर आपको देना, सारी की सारी सेल डिटेल यहाँ पर देना। अब उसके बाद सर 36 एक क्लोज डीम डिविडेंड के बारे में, ये क्लोज बात करती है सर डीम डिविडेंड, वेदर क्लोज 36 सब क्लोज स्मॉल ए, ये कहता है वेदर द असेसी हैज रिसीव्ड एनी अमाउंट, वेदर द असेसी हैज रिसीव्ड एनी अमाउंट in the nature of dividend as referred to in sub clause E of section 22 of section 2, sub clause E of clause 22 of section 2। तो आपको बताना क्या है, अमाउंट कितना रिसीव्ड हुआ है इन रुपीस डीम डिविडेंड का, और डेट ऑफ रिसीट कितना है यहाँ पर आपको कर दें, यानी डीम डिविडेंड भी आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। उसके बाद आते हैं 37 पॉइंट पर। अब 37 पॉइंट क्या कह रहा है, 37 पॉइंट कह रहा है वेदर एनी कोस्ट ऑडिट वाज कैरिड आउट, इफ यस गिव द डिटेल इफ एनी ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। डिटेल किस चीज़ की देनी, पहले आपने पूछा कोस्ट ऑडिट होता है, आपने कहा हाँ जी होता है, तो आपने डिटेल देनी है कि क्या इस रिपोर्ट में कोई डिस्क्वालिफिकेशन थी, कोई डिसएग्रीमेंट ऑन एनी मैटर था रिगार्डिंग एटम वैल्यू और क्वांटिटी, एटम वैल्यू और क्वांटिटी अगर था तो वो रिपोर्टेड करना है, जैसे कि कोस्ट ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में बताया था। फिर आपसे पूछता है क्या ऑडिट हुआ है सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 में, यहाँ पर जब जीएसटी ऑडिट का जिक्र आना चाहिए, यहाँ तक अभी तक चेंज नहीं हुआ है लेकिन यहाँ पर जीएसटी ऑडिट का जिक्र आना चाहिए। एक 38 पॉइंट क्या पूछ रहा है, क्या ऑडिट कंडक्टेड हुआ है सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 में, अगर हुआ है तो आपने जो भी डिस्क्वालिफिकेशन और डिसएग्रीमेंट हैं जो ऑडिटर ने रिपोर्ट किए हैं यहाँ पर मेंशन कर लो। यहाँ पर पूछता है कि क्या आपका कोई 39 क्लॉज में फाइनेंस एक्ट में सर्विस टैक्स में कोई ऑडिट हुआ था, अगर हुआ था तो उसकी जो डिस्क्वालिफिकेशन हैं उनके लिए यहाँ पर रो करना है। तो ये थी 3 क्लॉसेस जो ऑडिट के रिगार्डिंग थी, 37 पोस्ट ऑडिट के रिगार्डिंग थी, 38 सेंट्रल एक्साइज ऑडिट के रिगार्डिंग थी, और 39 आपकी सर्विस टैक्स ऑडिट के रिगार्डिंग थी। 3 तरह के ऑडिट की बात की इन्होंने टैक्स ऑडिट के अलावा, कोस्ट ऑडिट, सेंट्रल एक्साइज ऑडिट और सर्विस टैक्स ऑडिट। और अगर कोई डिटेल है तो आपने ये डिटेल यहाँ पर देनी है। 40 नंबर पॉइंट। अब ये पॉइंट क्या कहता है, ये कहता है डिटेल्स रिगार्डिंग टर्नओवर, ग्रोथ प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस ईयर और प्रोसीडिंग प्रीवियस ईयर। आपकी डिटेल्स रिगार्डिंग टर्नओवर और ग्रोथ प्रॉफिट क्या है पिछले सालों की और उससे पिछले साल की, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर और प्रोसीडिंग प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में कितनी टर्नओवर थी ये बताना है, प्रोसीडिंग प्रीवियस ईयर में कितनी थी ये बताना। पहले पूछता है टोटल टर्नओवर ऑफ इंडस्ट्री, सेल की बात नहीं हो रही है, टर्नओवर की बात हो रही है। जीपी ओवर टर्नओवर क्या आता है, फिर पूछता है एनपी ओवर टर्नओवर क्या है दोनों सालों में, फिर पूछता है स्टॉक इन ट्रेड ओवर टर्नओवर क्या है वो पूछा जाता है, फिर मटेरियल कंज्यूम और फिनिश गुड प्रोड्यूस्ड पूछा जाता है अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। तो ये डिटेल तभी भरनी है जब गुड्स ट्रेडेड हैं या मैन्युफैक्चर्ड हैं, यानी गुड्स ट्रेडेड हैं या मैन्युफैक्चर्ड हैं
और सर्विसेज रेंडर्ड के रिस्पेक्ट में ही भरी जानी है जीपी रेट, ठीक है जी। और 41 पे आते हैं सर। अब 41 पॉइंट भी अपने आप में इंटरेस्टिंग पॉइंट है। 41 पॉइंट ये कहता है सर कि आपने डिटेल फर्निश करनी है। 41 पॉइंट में कहा है कि आपने डिटेल फर्निश करनी है। कौन सी डिटेल? डिटेल ऑफ डिमांड रेस्ड और रिफंड इशू। डिटेल ऑफ डिमांड रेस्ड और रिफंड इशू। जो किसी डिपार्टमेंट ने डिमांड रेज कर रखी है या रिफंड इशू कर रखा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अंडर एनी टैक्स लॉ अदर देन इनकम टैक्स एक्ट और वेल्थ टैक्स एक्ट अलोंग विद द रेलेवेंट प्रोसीडिंग, अलोंग विद द रेलेवेंट प्रोसीडिंग। तो आपने क्या बताना है? किसी भी डिपार्टमेंट की इनकम टैक्स एक्ट या वेल्थ टैक्स के अकॉर्डिंगली कोई डिमांड है या उससे कोई रिफंड हुआ है तो आपने उसकी डिटेल प्रोवाइड करनी है along with the detail of relevant proceeding, along with the detail of relevant proceeding यहाँ पर आ जाएगी। हर आगे चलते हैं। whether the assessee is required to furnish form 61 और 61A और 61B। अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सर अभी आया ये रिसेंटली। whether the assessee is required to furnish form 60 SFT की रिटर्न की बात हो रही है सर, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन 61A और 61B। जैसे ही आप इस पर यस करते हैं, जैसे TDS की डिटेल पूछी जा रही थी वो डिटेल भी यहाँ पर पूछनी। अगर आप यस करते हैं तो आपसे पूछा जा रहा है इफ यस प्लीज फर्निश इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिपोर्टिंग एंटिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो आपको बताना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिपोर्टिंग एंटिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है। फिर आपको टाइप ऑफ फॉर्म बताना है सर। फिर ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग बतानी है कि किस डेट को ये फर्निश की गई। फिर आपने डेट ऑफ फर्निशिंग बतानी है कि अगर फर्निश की गई। और फिर ये बताना है कि इसके अंदर जितनी ट्रांजेक्शन रिपोर्ट होनी थी। द फॉर्म कंटेन्स वेदर द फॉर्म कंटेन्स वेदर द फॉर्म कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द डिटेल फर्निश्ड विच आर रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड। क्या इसमें जो ट्रांजेक्शन रिपोर्टेड होनी थी वो सारी की सारी रिपोर्टेड हो गई हैं। और अगर रिपोर्टेड नहीं हुई तो उन ट्रांजेक्शन की आपको डिटेल देनी है जो रिपोर्टेड नहीं, जो रिपोर्टेड नहीं है। उसके बाद आते हैं क्लोज नंबर 43 पे। 43 भी अल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी है और पेरेंट एंटिटी है फॉर्म की केस में। ये भी एक रिटर्न है जिससे ये पॉइंट आया। वेदर 43 ए कहती है वेदर द assessee has or its parent entity or alternate reporting entity, whether the assessee or its parent entity or alternate reporting entity, इनके बारे में बात हो रही है। क्या ये लायबल हैं फर्निश करने के लिए रिपोर्ट? कोई रिपोर्ट की बात हो रही है। कौन सी रिपोर्ट? जो रिपोर्ट सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 286 में कही गई है, सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 286 में कही गई है। अगर इफ यस प्लीज फर्निश द फॉलोइंग डिटेल। अगर यस है तो ये डिटेल फर्निश की गई है। क्या रिपोर्ट फर्निश की गई है? फर्निश बाय एसएससी और पेरेंट एंटिटी और अल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी। नेम पेरेंट एंटिटी क्या है? तो आपको बताना है नेम ऑफ पेरेंट एंटिटी क्या है, नेम ऑफ अल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी इफ एप्लीकेबल क्या है, और डेट ऑफ फर्निशिंग दी रिपोर्ट क्या है, और डेट ऑफ फर्निशिंग दी रिपोर्ट क्या है। ये सारी डिटेल आपको वहाँ पर एज इट इज देनी है, डिटेल यहाँ पर देनी है। नाउ वी कम टू क्लोज नंबर 44 44 क्लोज के बारे में आते हैं। और ये बात करती है ब्रेकअप ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एंटिटी रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। तो उसका आपने एक बाइफिकेशन देना है, लेकिन इसके बारे में हम अभी यहाँ डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ये क्लोज डेफर्ड है टिल 31/3/22 तक ये क्लोज डेफर्ड हो चुकी है। क्लोज नंबर 30C और क्लोज नंबर 44, दो क्लोज नंबर 30C और क्लोज नंबर 44 डेफर्ड हैं टिल 31 मार्च 2022, 31 मार्च 22 तक ये डेफर्ड हैं। इनके बारे में कोई रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं, इनके प्रावधान को बढ़ा दिया गया। और लास्ट में सिग्नेचर एंड स्टैम्प एंड सील ऑफ सिग्नेटरी आएगा कि यहाँ पर आपको ये डिटेल देनी है, नेम ऑफ सिग्नेटरी देना है और फुल एड्रेस देना है जो मैंने पहले बताया था। और लेफ्ट हैंड साइड पे प्लेस और डेट की बात हो रही है या प्लेस और डेट। तो मैंने कोशिश की है
इन 7 दिनों में आपको एक ब्रीफ आइडिया देने की, एक काफ़ी क्लोसेस को हमने डिटेल में डिस्कस किया, कुछ समय के अभाव के कारण हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर सके, लेकिन एक टोटल ओवरव्यू ऑफ टैक्स ऑडिट प्रोविजंस कंटेन्ड अंडर सेक्शन 44 AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट contains in form number 3CA, 3CB and 3CD along with the SA 700 स्टेटमेंट ऑफ इनकम 700 SA 700 को कैसे रिपोर्ट करना है, कैसे क्वालिफिकेशन देनी है, तो एक टोटल ओवरव्यू मैंने आपको देने की कोशिश की है। तो होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और ये पसंद आया होगा, और अगर आप इस सेशन को लाइक करते हैं तो लाइक कर शेयर कर इस वीडियो को मेरा उत्साह बढ़ाइएगा, और आपको ये टोटल टैक्स ऑडिट कोर्स, जो भी लोग इस कोर्स से जुड़े, वो कैसा लगा अपना रिव्यू लिंक में जरूर बताइएगा। विद दिस वर्ड आई एम हैंडिंग ओवर द सेशन टू टीम स्टडी कैफे। थैंक यू सो मच टू बी विद मी। सर कुछ क्वेरीज हैं, सो इफ यू अग्री मैं एक बार डाल दूं आपकी स्क्रीन पे, शेयर कर दूं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, ओके। एक नारायण नायर जी पूछ रहे हैं कि प्रायर पीरियड एक्सपेंडिचर इज टोटली नॉट एडमिसिबल, एम आई करेक्ट? यस, सही है साहब, बिल्कुल आप करेक्ट है, क्योंकि इनकम टैक्स में जिस साल की इनकम टैक्स हो रही है उसके रेलेवेंट जो खर्चे हैं वही आपको उस साल में अलाउ होते हैं। अगर प्रायर पीरियड के आपको एक्सपेंडिचर इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने बुक कर लिया है तो इसीलिए वो उसकी डिटेल मांगी जा रही है। अगर इस पॉइंट में आप कुछ लिखेंगे तो वो सर्टनली डिसअलाउड हो जाएगा। श्रद्धा जी पूछ रही हैं वेदर टू शो जीएसटी इनपुट इन क्लॉज 27 सब क्लॉज ए। देखिए शारदा जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। अभी तक वहां पर वर्ड सेनमेट क्रेडिट लिखा हुआ है, अभी तक वहां बदल के जीएसटी इनपुट नहीं लिखा। एज पर ट्रू इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ अगर हम चलें, एज पर द ट्रू इंटरप्रिटेशन ऑफ द फॉर्म नंबर 3CD अगर चले, तो 27A में हमें जीएसटी इनपुट देने की डिटेल जरूरत नहीं है। लेकिन हम क्या रिकमेंड करते हैं, इंस्टीट्यूट क्या रिकमेंड कर रहा है, क्योंकि जीएसटी इनपुट भी उसी नेचर का है जिसकी सेनवेट है। अभी तक फॉर्म में चेंज नहीं हुआ, लेकिन दोनों पॉइंट्स की इंटेंशन सेम है, क्योंकि नाउ सेनवेट इज रिप्लेस्ड बाय जीएसटी इनपुट क्रेडिट, हेंस डिटेल इज टू बी गिवन हियर। What treatment is given in profit and loss of input tax, right? Whether it is asking for block credit under section 17? नहीं है ये सब, ये नहीं कह रहा, ये कह रहा है कि अगर आपने, मैंने आपको बताया कि अब टोटल जो इनकम टैक्स का मैंडेट है ना, वो इंक्लूसिव की तरफ है, कि आपने जीएसटी को इंक्लूड करके टर्नओवर दिखानी है, जीएसटी को इंक्लूड करके देनी है। तो ऐसी दिशा में अगर आप उस मैंडेट के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं तो आपके टर्नओवर में जीएसटी का पार्ट इंक्लूड है, उसी तरह आपके प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट अकाउंट में इनपुट का पार्ट आ रहा है। तो अगर आपने कोई इनपुट क्रेडिट की ट्रीटमेंट थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की है, तो जो आइटम्स इनपुट क्रेडिट की थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रूट हुई हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। और अगर आप एक्सक्लूसिव मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं तो आपको मेंशन ये करना है, सिंस वी आर फॉलोइंग एक्सक्लूसिव मेथड ऑफ अकाउंटिंग, हेंस नो आइटम ऑफ आईटीसी क्रेडिट इज पास्ड थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर अगर आपकी इजाजत हो क्या मैं इसमें एक पॉइंट ऐड ऑन कर सकती हूँ अपनी तरफ से? जरूर जरूर जरूर। तो सर जो मेरे को आई थिंक जो मुझे इनकी क्वेरी समझ आ रही कि जो आईटीसी वाला क्लॉज है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में, वहाँ पे दे आस्क वेदर द आईटीसी हैज बीन रूटेड थ्रू पीएनएल अकाउंट। तो जो मुझे समझ आती है कि या तो जो हम समझते हैं कि या तो हम आईटीसी का इनपुट ले ले जीएसटी में, या फिर हम उस पर टैक्स को क्लेम कर ले अगर हम उसे पीएनएल के थ्रू रूट करते हैं। तो जब हम कुछ ऐसी चीजें होती है जैसे जीएसटी में ब्लॉक क्रेडिट्स हो गए जिनको हम रूट नहीं जिनका हम इनपुट नहीं ले सकते, तो ऑब्वियसली हम उन्हें अपने पीएनएल के थ्रू रूट करते हैं। तो वो हमेशा सेग्रीगेशन देनी होती है इन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, जो मुझे इनकी क्वेरी समझ आई है यहाँ पे। हाँ, दोनों चीजें हो सकती हैं मैम, ब्लॉक क्रेडिट भी इसमें आ जाएंगे डेफिनेटली। कोई ब्लॉक क्रेडिट है, कोई इनएडमिसिबल क्रेडिट है, कोई क्रेडिट आपने रिवर्स किया है, यानी कोई भी इनपुट की आइटम जो पीएल के थ्रू रूट हुई है वो आपने रिपोर्ट कर। Let me see if there is some other query.
एक क्वेरी है, ए नारायण अय्यर जी की क्वेरी है, वेदर 269 SS and 269 T requires each and every amount more than 20K, whether or not taken by account pay check or only taken by account pay check, electronic clearing or account pay draft or cash. देखिए ये था एनी अमाउंट एक्सीडिंग स्पेसिफाइड लिमिट मेंशन्ड इन सेक्शन 269 और 269T, ऐसा फॉर्म में लिखा है अमाउंट एक्सीडिंग स्पेसिफाइड अमाउंट, ये नहीं लिखा कि अकाउंट पे चेक से नहीं है तो तभी आएगा। तो आपने अगर मान लो कि 5 लाख रुपए का लोन ले रखा है और थ्रू अकाउंट पे चेक भी ले रखा है तो उसकी रिपोर्टिंग यहाँ पर होनी है। Okay. तो सर विद दैट आई थिंक आई हैव टेकन ऑल द क्वेरीज जो भी पार्टिसिपेंट्स ने पूछी थी। उसके अलावा दिस इज अ हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ अपना रिव्यू ज़रूर दें और ये वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विद दैट नोट मनोज सर, अगर आपकी इजाज़त हो, शुड आई वाइंड अप द सेशन? डेफिनेटली मैम। Okay, so thank you very much friends, have a nice day and be safe.